गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदारी के अवकाश ग्रहण से संबंधित प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल सरल सामान्य प्रश्न है ये। इस प्रश्न में 3 साझेदार है। प्रश्न क्रमांक 12वें पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें ए बी सी ये 3 साझेदार है। इनका अनुपात है 3:2:1। उनका चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी, लेनदार एवं संचय, संचय मतलब कि सामान्य संचय या तो इसी को जनरल रिजर्व करके बोलते हैं, और संपत्ति पक्ष में रोकड़, मशीन, देनदार, भवन और स्कंध, इस प्रकार की संपत्तियां दी है और उनके चिट्ठे का योग है 75,200, 75,200। अभी नीचे पैराग्राफ में बताया गया है कि सी अवकाश ग्रहण करने वाला है। अवकाश ग्रहण मतलब कि जाने वाला साझेदार, सी नाम का साझेदार फर्म से निवृत्त होकर जाने वाला है और उस समय कुछ समायोजन करते हुए आपको पूंजी खाता बनाने के लिए बोला गया है और हम इस प्रश्न में चिट्ठा भी बनाकर दिखाते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ शर्तें दी है। समायोजन में नंबर 1 है 2.5% संदिग्ध ऋणार्थ संचय करना है। संदिग्ध ऋणार्थ संचय हमेशा देनदारों पर होता है, डेटर्स पर होता है, अधमरण भी जिसको हम बोल सकते हैं, तो इससे देनदार की अमाउंट कम होती है। सेकंड नंबर की समायोजन है स्कंध का 2.5% व मशीन का 5% अवमूल्यन करना है। अवमूल्यन मतलब कि मूल्य में कमी करना है, ह्रास लगाना है। अवमूल्यन को हम ह्रास भी बोल सकते हैं। और चौथे नंबर की समायोजन यहाँ पे दी है भवन का मूल्य 29,100 रखना है। तो भवन का पुराना मूल्य क्या है उस पर हम ध्यान देकर भवन के मूल्य में वृद्धि हुई कि कमी हुई उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 3 समायोजन है, बस नंबर थोड़ा सा अलग हो गया। भवन का मूल्य 29,100 रखना है, वो तीसरे नंबर की समायोजन यहाँ पे दी है। और इन 3 समायोजन के आधार पर आपको यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाते एवं चिट्ठा तैयार करना है। तो पूंजी खाते डायरेक्ट नहीं बनेंगे, सबसे पहले तो हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा, क्योंकि संपत्तियों में परिवर्तन की सूचना यहाँ पे दी हुई है। पहली सूचना, दूसरी सूचना, तीसरी सूचना, ये संपत्तियों पर पुनर्मूल्यांकन की सूचना है। और इसीलिए अभी हम इसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए पहली सूचना के आधार पे 2.5 संदिग्ध ऋणार्थ संचय करना है, मतलब कि देनदारों में कमी हो जाएगी। किसी भी देनदार भी संपत्ति है, संपत्ति में कमी होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में उसको हम लिखते हैं। तो देनदार खाते से करके हम लिख सकते हैं, या तो संदिग्ध ऋण संचय खाते से 2.5% देनदार पर है। देनदार की रकम हमारे पास उपलब्ध है 18,000 रुपया। 18,000 का 2.5% करते हैं तो अमाउंट आएगी 450 रुपया। तो ये संदिग्ध ऋण संचय खाते से अथवा देनदार खाते से डेबिट पक्ष में 450 रुपया। उसके बाद स्कंध का 2.5% अवमूल्यन करना है। अवमूल्यन मतलब कि ह्रास लगाना या तो संपत्ति में कमी करना। तो स्कंध में कमी हो जाएगी, किसी भी संपत्ति में कमी होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में उसको लिखेंगे। तो स्कंध के मूल्य में भी कमी हो जाएगी 2.5%। स्कंध का मूल्य दिया हुआ था 14,000, 14,000 का 2.5% निकालते हैं तो 350 रुपये स्कंध में भी कमी होने वाली है। फिर उसके बाद भवन का भी अवमूल्यन करना है 5%। भवन नहीं, मशीन का अवमूल्यन करना है 5%। तो मशीन का मूल्य जो दिया हुआ था वह था 12,000 रुपया। 12,000 का 5% निकालते हैं तो 600 होता है। 600 रुपये मशीन के भी मूल्य में कमी होने वाली है। और फिर आगे की सूचना है भवन का मूल्य 29,100 करना है। संपत्ति पक्ष में भवन का मूल्य जो दिया हुआ था वह 28,000 रुपये दिया हुआ है और अभी नया मूल्य इन्होंने बताया है समायोजन में 29,100, अर्थात भवन का मूल्य बढ़ने वाला है। 29,100 एवं 28,000 का जो अंतर है उतने ही रकम से भवन के मूल्य में वृद्धि होगी। किसी भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में उस संपत्ति को लिखा जाएगा। तो भवन खाते को करके क्रेडिट में 1,100 रुपया। अभी यहाँ पे इतनी सूचना दी है, ये 4 सूचनाओं के आधार पे आपको कौन सा पक्ष बड़ा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा और पुनर्मूल्यांकन खाते का आंसर निकालना पड़ेगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में भवन क्रेडिट में है 1,100 रुपया और संदिग्ध ऋण संचय या तो देनदार, स्कंध और मशीनें 3 जो सूचना है वह डेबिट में है। फिर भी डेबिट पक्ष का योग बड़ा है 1,400 रुपया। डेबिट पक्ष का योग बड़ा होने के कारण अभी यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन पर हानि हो गई है और इस हानि को हम साझेदारों के पूंजी खाते को करके हम लिखेंगे, क्योंकि यह हानि साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर होने वाली है। और जो हानि आ चुकी है वह रहेगी 300 रुपया। 1,400 एवं 1,100 का अंतर 300 रुपया, ये पुनर्मूल्यांकन की हानि रहेगी। और इस हानि को हमें प्रश्न की सूचना के अनुसार
3:2:1 में विभाजित करना है। अर्थात 300 रुपये का 3 2 1 मतलब कि टोटल होता है 6, तो 300 गुना 3/6 मतलब कि 150, 300 गुना 2/6 100 रुपया, 300 गुना 1/6 बराबर 50 रुपया। इस प्रकार से ABC इनके इसमें ये जो हानि है साधारण के पूंजी खाते को करके लिखकर विभाजित करोगे। हानि करके शब्द ब्रैकेट में लिखना है। तो इस प्रकार का पुनर्मूल्यांकन खाता कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर का खाता बनेगा साधारण का पूंजी खाता। साधारण के पूंजी खाते के लिए आपको डेबिट में 4 कॉलम, क्रेडिट में 4 कॉलम लिखने हैं। विवरण ABC इस प्रकार के कॉलम है। अभी सबसे पहले साधारण का पूंजी खाता जब हम शुरू करते हैं तो चिट्ठे में उनके जो अवकाश ग्रहण के पहले वाला जो चिट्ठा दिया है उस चिट्ठे में पूंजी का शेष दायित्व पक्ष में दिया जाता है। उस शेष को आपको सबसे पहले क्रेडिट में लिखना पड़ता है। तो पूंजी का शेष है, तीनों का शेष समान है ABC का, जो क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर होगा। दायित्व पक्ष में यहाँ पे संचय करके उल्लेख था। संचय सामान्य संचय या तो जिसको हम जनरल रिजर्व करके कहते हैं, तो इस संचय का हमें विभाजन करना पड़ता है। क्रेडिट पक्ष में उसका विभाजन करोगे। अनुपात 3:2:1 यह अनुपात था और संचय 12,000 रुपये का था। तो 12,000 रुपये का विभाजन 3/6, 2/6, 1/6 के अनुपात में करोगे तो A के कॉलम में दिखेगा 6,000, B के कॉलम में दिखेगा 4,000, C के कॉलम में दिखेगा 2,000। इस प्रकार से ये जो सामान्य संचय जो दायित्व पक्ष में था अवकाश ग्रहण के पहले, उस संचय का विभाजन हम कर देंगे। अभी उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता हमने बना चुके थे। तो इस पुनर्मूल्यांकन खाते पे हानि थी, हानि है इसलिए डेबिट पक्ष में दिखेगी साधारण के पूंजी खाते में। पुनर्मूल्यांकन खाते में अगर लाभ होता तो वह क्रेडिट पक्ष में आता। तो पुनर्मूल्यांकन खाते की जो हानि है 150, 100 एवं 50 रुपया, ये जो हानि A, B और C के कॉलम में क्रमशः हम लिखेंगे। बस इतनी सूचना थी। इन सूचनाओं के आधार पर अभी ये पूंजी खाता हमें पूर्ण करना है। तो C अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार था, तो C के बारे में पहले हम विचार करेंगे। C के क्रेडिट पक्ष का योग 22,000 है और डेबिट पक्ष का योग 50 है। पुनर्मूल्यांकन की हानि तो 22,000 में से 50 रुपये घटाते हैं तो अंतर जो बचता है वह है 21,950, 21,950। तो यह रहेगा C का ऋण खाता। अर्थात अवकाश ग्रहण वाले प्रश्न में हमें जाने वाले साझेदार को रकम चुकानी पड़ती है और रकम चुकाने के बारे में उल्लेख नहीं है या तो रकम हमारे चिट्ठे में उपलब्ध नहीं है। जितनी भी रोकड़ चुकाने की जरूरत पड़ेगी उतनी रोकड़ अगर उपलब्ध नहीं है तो हमें जो भी रकम है वह साधारण के ऋण खाते में हस्तांतरित करनी पड़ती है और इसीलिए 21,950 ये C को देय रकम है। इस रकम अगर हम संपत्ति पक्ष में रोकड़ को देखते हैं तो रोकड़ वहां पे कम है उपलब्ध और इसलिए इस रकम को हम C के ऋण खाते में ट्रांसफर करेंगे। और फिर उसके बाद C के जाने के बाद जो 2 साझेदार बचेंगे वह अपना व्यवसाय यथावत जारी रखेंगे, इसलिए इनके पूंजियों का शेष निकालेंगे। शेष लेगा करके लिखेंगे तो A के कॉलम का अंतर जो बचेगा वह रहेगा 25,850, 25,850 और B के कॉलम का जो योग शेष बचेगा वह है 23,900 रुपये, 23,900। और इन्हीं शेष को आपको नीचे शेष लागा करके ट्रांसफर करके दिखा देना है और साझेदारों का पूंजी खाता पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाता कंप्लीट होगा। फिर हम चिट्ठा भी बनाने के बारे में हम बोले हैं यहाँ पे। तो चिट्ठा तैयार करने के लिए चिट्ठे के 4 कॉलम, दायित्व राशि, संपत्ति राशि, इस प्रकार के कॉलम्स हम तैयार करेंगे। चिट्ठे का दायित्व पक्ष में सबसे पहले C के अवकाश ग्रहण के बाद वाला ही चिट्ठा बनेगा, इसलिए 2 साझेदारों की पूंजी दिखेगी, A और B की पूंजी। A की पूंजी का शेष 25,850 रुपये आ चुका था और B के पूंजी का शेष था 23,900 रुपया। इस प्रकार से दोनों साझेदारों की पूंजियों का योग है 49,750 रुपया, 49,750 रुपीज। फिर उसके बाद लेनदार में कोई परिवर्तन नहीं था, लेनदार जैसे था वैसे ही एज इट इज लिखा जाएगा, 3,200 रुपया। फिर C का हमने शेष निकाले थे जिसको हम ऋण खाते में ट्रांसफर किए थे और इसलिए C का ऋण खाता करके हमें दायित्व पक्ष में लिखना है 21,950 रुपये, 21,950 रुपीज। तो इस प्रकार से ये C का ऋण खाता भी दिखा। और फिर संपत्ति पक्ष में रोकड़ कोई परिवर्तन नहीं है, रोकड़ में
इसलिए जैसे थी वैसे ही रहेगी, क्योंकि रोकड़ हमने नहीं चुकाई है, प्रश्न में कोई सूचना नहीं थी। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अगर रोकड़ चुकाने के लिए बोला जाता है तो हमें उस रोकड़ को घटाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कोई सूचना नहीं थी, इसलिए रोकड़ वैसे के वैसे रहेगी। मशीन में कमी थी, मशीन में 5% का अवमूल्यन था। 12,000 रुपये की मशीन में से 600 रुपया अवमूल्यन का कम हो जाएगा 5% की दर से, तो 11,400 रुपया मशीन का नया मूल्य दिखेगा। देनदार का मूल्य 18,000 था, 18,000 पर संदिग्ध ऋणार्थ संचय करना था कितना 2.5%, 2.5%, इसलिए 18,000 का 2.5% या 2.5% जो निकला था वह 450 था, और इसलिए नया देनदार बनेगा 17,550 रुपया। भवन 28,000 का था, परंतु नया मूल्य 29,100 करके बोला गया था, इसलिए भवन के मूल्य में वृद्धि है 1,100 की, और इसलिए नया मूल्य है 29,100 रुपया। और स्कंध 14,000 रुपये का था, स्कंध पे भी 2.5% की दर से अवमूल्यन करना था, तो 14,000 का 2.5% 350 रुपया स्कंध का मूल्य भी कम हो गया था। स्कंध का नया मूल्य 13,650 रुपया रहेगा। और इस प्रकार से संपत्ति और दायित्व इनका हम योग करके देखेंगे, तो दायित्व में 49,750 प्लस 3,200 प्लस सी का ऋण है 21,950 इज इक्वल 74,900, यह दायित्व पक्ष का योग है। संपत्ति पक्ष में रोकड़ मतलब कि कैश 3,200, मशीन 11,400, देनदार या डेटर है 17,550, भवन या बिल्डिंग है 29,100, और स्कंध या तो स्टॉक है 13,650। तो इस टाइप से इनका योग हो चुका है 74,900, 74,900 रुपया। संपत्ति और दायित्व दोनों पक्षों का योग समान हो चुका है, और इस प्रकार से अवकाश ग्रहण वाला प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।